मिलिए भवानी सुंदरम से, जो अपनी सुबह की शुरुआत गेंदे के फूलों की खुशबू और सुनहरी धूप के साथ करती है। फ्रेंच क्वार्टर की गलियों में घूमते हुए भवानी अपने छोटे से दिल में छिपी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करती है। क्या वह अपनी झिझक छोड़कर दोस्ती और अपनेपन के इस खूबसूरत एहसास को पूरी तरह अपना पाएंगी? सुकून और शांति से भरी इस यात्रा में हमारे नारंगी गेंदे के मखमली दिल से सुई एक धीमी लयबद्ध सरसराहट के साथ गुजरी भवानी सुंदरम ने धागे को तान कर रखा था। सुबह की उस धुंधली स्लेटी रोशनी में वह खिंचाव निश्चितता की एक महीन लकीर जैसा था। हर फूल एक छोटे सिमटे हुए सूरज की तरह था, जिसमें ऐसी नमी भरी थी जो उसकी उंगलियों के पोरों से चिपक रही थी। उसने जल्दबाजी नहीं की, जल्दबाजी का मतलब था पंख। गली के उस शांत विस्तार के पार मंदिर की घंटी बजी। वह आवाज़ कोई तीखा शोर नहीं, बल्कि एक गहरी गूंजती हुई कंपन थी जो उसके पैरों के नीचे के तख्तों में लहरों की तरह दौड़ गई, जो शहर के धीरे धीरे जागने का संकेत थी। भवानी रुकी, उसके हाथ पीतल की थाली के ऊपर ही ठिठक गए। उसने तुरंत ऊपर नहीं देखा, इसके बजाय उसने उस ध्वनि को ठहरने दिया और सुना कि कैसे वह उसने नीचे झुककर अपनी सूती साड़ी की सिलवट को ठीक किया। उसकी हथेली ने धीमी और सधी हुई हरकत से कपड़े को सहलाया। सूती कपड़ा कड़क था, जिससे धूप में सुखाए गए कपड़ों और चंदन की हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने अपने कंधे पर पल्लू को ठीक किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कपड़े की लकीर में एक भी सिलवट बाधा न डाले। यह खुद को सहेजने का एक छोटा सा पीतल की थाली पर मालाएं संकेंद्रित वृत्तों में सजी थीं, जो धातु के फीके सुनहरे रंग के मुकाबले गहरे नारंगी रंग का एक जीवंत विरोधाभास पैदा कर रही थीं। जब उसने उनकी बनावट जांचने के लिए थाली को खिसकाया, तो उसकी नज़र एक अकेली पंखुड़ी पर पड़ी, सोने के एक छोटे मुड़े हुए टुकड़े जैसी, जो अपने फूल से अलग होकर दूर गिर गई थी। वह पीतल पर एकाकी पड़ी थी, परंतु इस बारीकी की एक कीमत थी। उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। मंदिर की घंटी की गूंज के थमते ही अब उसकी टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। उसे देर हो रही थी। मंदिर अब सुबह के शुरुआती भक्तों से भरने लगा होगा, और सुबह की वह भारी भीड़, जो दिन की तपिश शुरू होने से पहले ताज़ा प्रसाद पाने की होड़ में रहती थी, अब जुटने लगी होगी। यदि वह देर से पहुंची तो वह उस सुकून भर रुकी, अपनी आंखें मूंदी और एक गहरी सांस ली। कुचले हुए गेंदे के फूलों की सौंधी और गहरी खुशबू ऊपर उठी, जिसने नमकीन समुद्री हवा को चीर दिया। यह वह खुशबू थी जो उसे थामे रखती थी, एक ऐसा एहसास जो उसे घड़ी की भागती चिंता से खींचकर वापस उसके हाथों की भौतिक वास्तविकता में ले आता था। यह महक सच्ची थी, यह उससे कुछ नहीं मांगती थी, वह बस थी जैसे जय। भवानी दरवाजे के पास टंगे छोटे से चमकते दर्पण की ओर बढ़ी। शीशा पुराना था, जिसके किनारों पर चांदी जैसी सफेदी आ गई थी, जिससे उसका प्रतिबिंब किसी धुंधली अलौकिक छवि जैसा लग रहा था। उसने खुद को निहारा। साफ सुथरे जुड़े में बंधे चांदी जैसे सफ़ेद बाल, आंखों के पास उभरी कोमल रेखाएं, और जिस तरह वह अपनी साड़ी की तहों में सिमटी हुई सी लगती थी, उसने अपना क्या यह इतनी नाजुक थी कि पुरुचेरी की इस भागदौड़ और शोरशराबे वाली ऊर्जा के बीच बिखर जाएगी? उसने सोचा कि क्या वह चमचमाती रोशनी वाले इस शहर में महज एक परछाईन है, एक शोर भरे संगीत में एक खामोश सुर, और क्या उसकी दयालुता इतनी धीमी है कि कोई उसे सुन ही न पाए? वह कुछ पल वहीं ठहरी रही, पहचाने जाने की चाह और ध्यान आकर्षित होने के डर के बीच झूलती हुई। पहचाना जाना एक गर्माहट थी, पर ध्यान का केंद्र बनना एक चुभन। उसने एक बार फिर अपनी साड़ी को संभाला, जैसे कोई कवच पहन रहा हो, और तय किया कि यह खामोशी ही काफ़ी है। फूल उसकी जगह बोलेंगे, वे उसके एकांत और इस दुनिया के बीच का सेतु थे, एक ऐसा जरिया जिससे आखिरकार बाहर निकली तो सुबह की सुनहरी रोशनी पूरी तरह बिखर चुकी थी, जिसने फ्रेंच क्वार्टर की सफ़ेदी वाली दीवारों को शहद और क्रीम के रंगों में रंग दिया था। हवा अब कुछ गुनगुनी हो चली थी, जिसमें ताज़ा सिकी हुई ब्रेड और रात की रानी की महक घुली हुई थी। सड़क अब भी लगभग खाली थी, और पत्थरों से बनी राह ओस की एक महीन परत से चमक रही थी। उसने चलना शुरू किया। जैसे ही वह अपने फाटक के पास पहुंची, उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। लोहे की नक्काशीदार जाली के बीच क्रीम रंग का एक छोटा सा कागज़ फंसा हुआ था, जिसे करीने से मोड़ा गया था। वह कोई बिल या विज्ञापन नहीं था, कागज़ मोटा और खुरदरा था, जिसे देखकर लगता था कि उसे बहुत सहेज कर रखा गया है। भवानी ठिठक गई, उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। उसने बड़ी कागज़ खोलते समय उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। लिखावट बेहद सुंदर और प्रवाहमी थी, और स्याही गहरे आधी रात जैसे नीले रंग की थी, जो क्रीम रंग के कागज़ पर चमक रही थी। उसमें न कोई अभिवादन था, न कोई औपचारिक परिचय। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, मैंने सुना है कि इस गली के गेंदे के फूल इस शहर की इकलौती ऐसी चीज़ है
जिन्हें वास्तव में ठहरना आता है क्या आप? मुझे लगता है कि जब तक मैं यह न देख लूं कि ठहराव कैसा दिखता है, मेरा दिन शुरू नहीं हो सकता। भवानी उन शब्दों को टकटकी लगाकर देखती रही। एक पल के लिए स्याही धुंधली सी हो गई। वह नहीं जानती थी कि यह किसने लिखा है, वह नहीं जानती थी कि उसे कौन देख रहा था या किसने उसके फूलों के बारे में इस तरह बात की थी। यह विचार कि कोई अजनबी उसके काम की चाहत रखता है रोमांचक था, लेकिन किसी खास जगह एक मंजिल, एक किताबों की दुकान पर आने का अनुरोध, किसी बुलावे जय। भवानी की चप्पलों की आहट पत्थरों वाली सड़क पर एक स्थिर मगर हिचकिचाहट भरी लय पैदा कर रही थी। एक ऐसी आवाज़ जो फ्रेंच क्वार्टर की उस ठहरी हुई खामोशी में ज़रूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। उसने पीतल की थाली को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे और सुबह की मंद हवा में गेंदे के फूल हल्के से कांप रहे थे। हवा में समुद्र की नम रुड्यूमास के कोने पर पहुंचते ही उसकी चाल एक तीखी धातु जैसी आवाज़ से टूट गई। वहां किशोर अय्यर खड़े थे, जिनका सीधा और सख्त व्यक्तित्व हल्के नीले रंग की दीवार के घुमावदार मोड़ के सामने एक सीधी लकीर जैसा लग रहा था। वे अपनी चांदी की जेब घड़ी को बड़ी तल्लीनता से देख रहे थे, जिसकी चेन उनके वास्कट पर सलीके से टिकी थी। भवानी को पास आते देख उन्होंने ऊपर देखा। श्रीमती सुंदरम, आप सामान्य समय से 3 मिनट पीछे हैं, किशोर ने कहा। उनकी आवाज़ संक्षिप्त और लयबद्ध थी, जैसे हर शब्द किसी दस्तावेज पर लगी मुहर हो। वे मुस्कुराए तो नहीं, पर उनके लहजे में कोई कड़वाहट नहीं थी। वह बस एक तथ्य था, आज सुबह की रफ्तार बेहद अनियमित है। कोई सोचेगा कि छुट्टी का दिन उत्सव को और अधिक व्यवस्थित बनाएगा, लेकिन सड़कें ऐसे व्यवहार कर रही हैं। भवानी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीमी सुरीली आवाज़ में कहा, शायद घड़ियां बस आराम कर रही हैं मिस्टर अय्यर। फूल किसी समय सारणी के हिसाब से नहीं खिलते। किशोर ने पलटकर जवाब देने के लिए मुंह खोला। उनकी उंगली घड़ी के शीशे के ऊपर ही ठहरी हुई थी। तभी उनके पीछे वाली गली से एक गहरी और खिलखिलाती हंसी गूंजी। हेमा राव अचानक किसी खिली हुई धूप की तरह सामने आईं और उनकी मौजूदगी ने उस संकरी जगह को अपनी जीवंतता से भर दिया। उन्होंने गहरे बैंगनी रंग की साड़ी पहनी थी और उनकी आंखों में एक स्थायी गुप्त शराब। अभी भी समय से जंग लड़ रहे हो किशोर? हेमा ने पूछा। उनकी आवाज़ ने उन दोनों को किसी भारी हाथ से बुने हुए कंबल की तरह अपनी आगोश में ले लिया। उन्होंने आगे बढ़कर भवानी के कंधे को थपथ पाया। स्नेह का एक ऐसा स्पर्श जिसने भवानी को अनजाने में ही अपनी साड़ी के सूती कपड़े को ठीक करने पर मजबूर कर दिया। ऐसी सुबह में समय महज एक सुझाव होता है। जब अपनी साड़ी की तहों से हेमा ने पत्तों से सजी एक छोटी टोकरी निकाली, जिसमें शहद में डूबी मिठाइयाँ थीं, जिनकी सतह सुनहरी चमक से दमक रही थी। इलायची और भुरी हुई चीनी की खुशबू तुरंत उनके नथुनों से टकराई। हेमा ने वह टोकरी उन दोनों के बीच थाम ली। एक ऐसा उपहार जिसने दिन की इस भागदौड़ भरी मशीनरी को कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया। रुको, हेमा ने जोर देते हुए कहा और अपनी खुली हथेलियों से सड़क की ओर इशारा किया। अगर तुम अपनी घड़ी की सुइयों के साथ अपनी मुलाकात चूक भी जाओ तो दुनिया घूमना बंद नहीं कर देगी। खाओ, इस सुबह के स्वाद को महसूस करो। भवानी ने टोकरी में हाथ डाला। उसकी उंगलियां एक मिठाई की ठंडी और चिपचिपी सतह से छुईं। उसने वह मिठाई किशोर की ओर बढ़ाई। सुनहरा चाशनी धीरे धीरे टपक रहा था और एक एम्बर रंग की बूंद किनारे पर लटकी हुई थी। किशोर उस मिठाई को ऐसे देखने लगा जैसे वह गणित की कोई बड़ी भूल हो। उसकी नज़रें शहद और अपनी घड़ी के बीच छूल रही थीं। जबड़ा कसा हुआ था और माथे आखिरकार शहद की खुशबू जीत गई। उसने एक सधे हुए अंदाज में मिठाई ले ली। उसकी उंगलियां बमुश्किल भवानी को छू पाईं। जैसे ही उसने मिठाई खाई, उसके कंधों का तनाव थोड़ा कम हुआ। वह मिठास एक तरह का आत्मसमर्पण था। दक्षता ही वह एकमात्र चीज़ है जो किसी शहर को अराजकता में बिखरने से बचाती है। हेमा, किशोर ने कहा, हालांकि अब उसकी आवाज़ की कड़वाहट गायब हो चुकी थी और उसकी जगह चीनी की एक हल्की सी खुमारी ने ले ली थी। हेमा धीरे से हंसी, एक ऐसी गहरी आवाज़ जो पत्थरों वाली सड़क में गूंजती हुई महसूस हुई। वह हल्के पीले रंग की एक दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और उसकी नज़रें ऊपर की ओर चली गईं। यादें तो अराजकता में ही बसती हैं किशोर। तुम्हें 74 वाली होली याद है? पूरी सड़क एक कैनवस बन गई थी। मुझे याद है जब मेयर की पत्नी ने गलती से लियोन से आए एक राजनिक पर गहरे लाल रंग की बाल्टी पलट दी थी। हम 3 दिनों तक हंसते रहे जब भी हमें किसी सफ़ेद कॉलर पर लाल रंग का धब्बा दिखता। इस मोहल्ले की दीवारों ने
ऐसी हजारों सुबहें देखी हैं और उनमें से एक भी दक्ष नहीं थी। वे धीरे धीरे गली में आगे बढ़ने लगे। उनकी बातें उन गलियों की तरह ही घुमावदार थीं। वे एक ऐसी दीवार के पास रुके जिसका पीला रंग इतना गहरा और सघन था कि लग रहा था जैसे उससे अपनी ही गर्मी निकल रही हो। बादलों रहित नीले आसमान के सामने वह विरोधाभास लगभग तीव्र था। एक ऐसा दृश्य संगीत जिसने विस्मय का एक गहरा स्वर छेड़ दिया। भवानी रुक गई। वह पीली दीवार एक चुनौती थी, एक याद दिलाती हुई कि बिना टूटे भी उज्ज्वल होना संभव है। उसने एक अजीब सी तड़प महसूस की, आगे बढ़ने की, उस जगह को घेरने की जिसे उसने हमेशा दूसरों के लिए छोड़ दिया था, और उस पत्थर पर चढ़े रंग की तरह बेबाक होने की। किशोर ने इस लंबी खामोशी को महसूस किया और अपना गला साफ किया। वह आगे बढ़ा और उसकी नज़रें चौराहे का मुआयना करने लगी। अगर हमें केंद्र की ओर जाना है तो सबसे तार्किक रास्ता मुख्य मार्ग होगा। इससे 4 मिनट बचेंगे और बाजार चौक की भीड़भाड़ से भी बचा जा सकेगा। उसने चौड़ी पक्की सड़क की ओर इशारा करना शुरू किया और उसकी आवाज़ में वही पुराना अधिकार और तेज़ी लौट आई। वह उन्हें वापस उसी सुरक्षित दायरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था, उस व्यवस्था को फिर से कायम करना चाहता था जिसे शहद की मिठास और उस पीली दीवार ने धुंधला कर दिया था। मगर हेमा उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। हाथ के एक हल्के से इशारे और छाम में खिलने वाली एक खास रातरानी की बेल का जिक्र करते हुए उसने बड़ी चतुराई से उनका रास्ता मोड़ दिया। वह उन्हें मुख्य सड़क की उस रफ्तार से दूर एक संकरी फूलों से सजी गली में ले गई, जहाँ पेड़ों की छतरी से छनकर आती धूप सुनहरी किरण के टुकड़ों जैसी लग रही थी। यहाँ की हवा ठंडी थी, जिसमें जैसे ही उन्होंने एक तीखा मोड़ लिया, गली थोड़ी चौड़ी हुई और सामने एक छोटा सा चौक नजर आया। भवानी की नज़रें किनारों की ओर घूमी और तभी उसने उसे देखा। एक आदमी पत्थर की नीची दीवार पर बैठा था और उसके घुटने पर एक स्केचबुक टिकी थी। वह ईशान था। हालांकि भवानी अभी उसका नाम नहीं जानती थी, वह बस इस बात से वाकिफ थी कि उसने अपनी चारकोल पेंसिल को कैसे पकड़ा। लेकिन जैसे ही भवानी की नज़र उससे मिली, ईशान न तो मुस्कुराया और न ही हाथ हिलाया। उसकी दृष्टि बदल गई। वह भवानी के पार देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं और उसकी एकाग्रता अचानक किसी ऐसी चीज पर टिक गई जो भवानी के पीछे थी। उसके हाथ में थमी चारकोल पेंसिल बीच स्ट्रोक में ही रुक गई और उसके चेहरे के भाव कलात्मक जिज्ञासा से बदलकर एक गहरे चौंका देने वाल। भवानी झटके से घूमी और उसकी सूती साड़ी का पल्लू उसके टखनों से जा टकराया। चौक की हवा में अचानक एक भारीपन सा आ गया था और उसके और ईशान के बीच की खामोशी किसी छेड़े हुए तार की तरह थरथरा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा शायद कोई अजनबी होगा या कोई आवारा कुत्ता, लेकिन वहां सिर्फ गली का संकरा मुहाना था और दूर कहीं बजती साइकिल की घंटी। कौन है? भवानी ने पूछा। उसकी आवाज़ उस सन्नाटे में एक धीमी सुरीली लहर की तरह गूंजी। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। यह उसकी पुरानी आदत थी, जैसे वह उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रही हो जिन्हें बाकी सब अनदेखा कर देते थे। ईशान ने पलकें झपकाईं और वह सम्मोहन टूट गया। उसने अपने स्केच की ओर देखा और फिर भवानी की ओर। उसके चेहरे के भाव झटके से बदलकर एक उलझन भरे गहरे विस्मय में बदल गए। उसने अपने अंगूठे से चारकोल के धब्बे को धीरे से रगड़ा, जैसे वह खुद को वर्तमान में वापस ला रहा हो। कोई नहीं, वह धीमी और सम्मानजनक आवाज में बुदबुदाया। हालांकि उसकी आंख एक पल के लिए रोशनी ने कोई छलावा किया। मुझे लगा मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जो बहुत अरसे पहले चला गया था। किशोर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी जेबघड़ी पहले से ही बाहर थी और उसका चांदी का खोल सूरज की एक किरण में चमक रहा था। इन गलियारों में रोशनी वाकई धोखा देती है और हम तय समय से 6 मिनट पीछे चल रहे हैं। किताबों की दुकान अनिश्चित काल तक खुली नहीं रहती और अगर गेंदे के फूलों को पानी में नहीं रखा गया तो वे मुरझाने लगेंगे। उसकी आवाज़ एक सटीक यंत्र की तरह। हेमा के गले से एक कोमल आत्मी हंसी निकली जो किसी गर्म कंबल की तरह सुकून देने वाली थी। उसने हाथ बढ़ाकर भवानी के कंधे को थपथ पाया। उसकी हथेली का दबाव स्थिर और दिलासा देने वाला था। भूतों को कलाकारों के लिए छोड़ दो। किशोर, कुछ चीज़ें महसूस करने के लिए होती हैं, उन्हें समय सारिणी में नहीं बांधा जा सकता। उसने अपनी खुली हथेली से भवानी को आगे। भवानी ने फिर से वही पुरानी इच्छा महसूस की कि वह पीछे हट जाए, पृष्ठभूमि की सफेदी में ओझल हो जाए और हेमा और किशोर को आगे बढ़ने दे। लेकिन उसकी जेब में रखा वह पत्र, जिसकी सुंदर और घुमावदार लिखावट ने
उसे यहाँ बुलाया था, उसके कूल्हे के पास किसी दहकते कोयले की तरह गर्माहट दे रहा था। वह आगे बढ़ी और जब उसने लोहे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, किताबों की उस दुकान का भीतरूनी हिस्सा धूल के कणों और सन्नाटे का एक भव्य मंदिर जैसा था। वहाँ की हवा ठंडी थी, जिसमें पुराने कागजों और वनीला की गहरी महक घुली थी, और साथ ही संगमरमर के काउंटर पर रखे ताज़ा बेक किए हुए लेमन केक की तीखी और ताजगी भरी खुशबू भी रची बसी थी। छत तक ऊंचे महोगनी की अलमारियां चमड़े की जिल्द वाली भारी किताबों के बोझ से कराह रही थीं। काउंटर के पीछे एक महिला खड़ी थी, जिसकी पतली नाक पर तार के फ्रेम वाला चश्मा टिका था। वह अपनी उंगलियों से एक बड़ी किताब के कवर की धूल झाड़ रही थी। उसकी हरकतें लेबद्ध थीं, जैसे किसी पुरालेखपाल की हों। ये नताली लेफेब्रे थी। उसने तुरंत ऊपर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हाथों में थमी किताब से किसी निजी बातचीत में मशगूल हो। भवानी वहीं ठिठक गई। बोंजूर, नताली ने कहा। उसकी आवाज़ एक नरम, धीमी लय जैसी थी, जिसमें फ्रांसीसी लहजे की एक हल्की सी गूंज बाकी थी। उसने ऊपर देखा, और उसकी नज़र वह तीखी जांच परख नहीं थी जिससे भवानी डर रही थी, बल्कि एक शांत और जिज्ञासु अवलोकन था। उसने अपना चश्मा ठीक किया, और उसकी आंखों में एक कोमल सौम्यता थी। जब उसने भवानी को देखा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम। भवानी करीब बढ़ी। उसके कदमों के नीचे फर्श के तख्ते चरमरा उठे। उसने झिझकते हुए गेंदे के फूलों का गुच्छा संगमरमर के काउंटर पर रख दिया। सफ़ेद पत्थर के विपरीत उन चटक नारंगी पंखुड़ियों का रंग उभर कर आ रहा था। आपके लिए, भवानी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे ध्वनि की एक मंद धारा बह रही हो। होली की सुबह का एक उपहार मुझे। नताली ठिठक गई। उसकी नज़र फूलों से हटकर भवानी के चेहरे पर टिकी, और एक पल के लिए किताबों की वह शर्नस्थली इतनी नाजुक महसूस हुई, मानो कोई तेज़ आवाज़ उस सन्नाटे को चकनाचूर कर देगी। उसने तुरंत फूलों को नहीं छुआ। इसके बजाय वह गेंदे के फूलों को ऐसे निहारने लगी जैसे वे कोई विदेशी भाषा हों जिसे वह अनुवाद करने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से उसका हाँ। शुक्रिया, नताली धीरे से बुदबुदाई। बहुत अरसा बीत गया जब सुबह मुझे इस तरह भेंट की गई थी। भवानी वहीं रुकी रही। उसका हाथ अनजाने में अपनी सूती साड़ी की सिलवटों को सीधा करने लगा। वह पास ही की कविता की अलमारियों की ओर खींची चली गई, जिनके शीर्षक सुनहरे अक्षरों में उभरे हुए थे। उसने अपनी उंगली किताबों की रीढ़ पर फेरी, कपड़े और चर्मपत्र की बनावट को महसूस किया, लेकिन तभी एक जानी पहचानी घबराहट उसके मन में घर करने लगी। उसे महसूस हुआ, अभी आपका काम यहाँ पूरा नहीं हुआ है। नथाली की आवाज़ ने उसे रोक लिया। यह कोई आदेश नहीं था, बल्कि एक कोमल निमंत्रण था। भवानी ठिठक गई और आधा मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। नथाली काउंटर के पीछे से निकलकर उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में चीनी मिट्टी की एक छोटी सी प्लेट थी। उस पर लेमन केक का एक टुकड़ा रखा था, जिसका पीला हिस्सा रसीला था, और ऊपर पिसी हुई चीनी की एक महीन परत छिटकी हुई थी। नींबू की ताज़ा खुशबू हवा में तैरने लगी, जिसने पुरानी किताबों की सौंधी गंध को चीर दिया। कृपया, नथाली ने भवानी के करीब आते हुए कहा। रुकिए, इस कमरे में कुछ पल बिताइए। मुझे लगता है कि जब इस दुकान की खामोशी सिर्फ मेरी अपनी होती है तो वह बहुत भारी हो जाती है। मैं चाहूंगी कि इसे कोई और भी साझा करे। भवानी ने प्लेट थाम ली, और इस दौरान उसकी उंगलियां नथाली की उंगलियों से छू गईं। केक खट्टा मीठा था, जिसका स्वाद उसकी जुबान पर उसी चमक के साथ उभरा जैसा काउंटर पर रखे गेंदे के फूलों का रंग था। खाते हुए उसे एक अजीब सी सुकून देने वाली गर्माहट महसूस हुई। बरसों में पहली बार किसी जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना उसे कोई गलती नहीं, बल्कि एक अनुमति जैसा। उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच रखी ओक की एक भारी मेज़ पर पड़ी, जहाँ एक किताब खुली रखी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों से मुड़ रहे थे। उसके पास ही पढ़ने का एक चश्मा और एक फाउंटेन पेन रखा था। एक अचानक और अनजानी कशिश ने उसे अपनी ओर खींचा, और भवानी करीब चली गई। वह थोड़ा झुकी। उसकी नाक में अभी भी केक की खुशबू बसी थी, और उसने खुले पन्ने पर किताब के पन्नों के बीच एक सूखा हुआ फूल दबा था, एक नाइट ब्लूम सेंट का फूल, जो अब पारभासी भूरे रंग का हो चुका था और पन्नों की ओट में सुरक्षित था। फूल के नीचे एक हाथ से लिखा पत्र था, जिसकी स्याही फीकी पड़कर धुंधली भूरी हो गई थी। भवानी की सांसें गले में ही अटक गईं। उसे पूरा पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसकी रीढ़ में बिजली की एक लहर दौड़ गई। वहां वाटरकलर पेपर पर बैंगनी रंग फैलने लगा था, जैसे रंगों की कोई खिलती हुई चोट हो, जिसे धुंधला होने से बचाने के लिए ईशान संघर्ष कर रहा था। उसने अपनी सांसें रोक ली। ब्रश हवा में थमा हुआ था। वह इंतजार कर रहा था कि पानी कागज के रेशों में
पूरी तरह समा जाए वह आंगन नहीं, बल्कि बोगनवेलिया की बेलों से छनकर आती उस रोशनी को उकेर रहा था जिसने हवा। किशोर अपनी चिरपरिचित नपीतुली चाल से अंदर आए। उनके चमड़े की चप्पलों की आवाज़ ठंडे चुना पत्थरों पर एक लय पैदा कर रही थी। वे पत्थर की मेज़ के पास रुके और उस पॉकेटवॉच पर नज़र डाली जिसने 30 वर्षों तक उनके जीवन पर शासन किया था। एक पल के लिए पुरानी आदत जागी, समय का मिलान करने की तड़प, यह सुनिश्चित करने की इच्छा कि सुबह की शुरुआत में कहीं कोई ढिलाई तो नहीं। आज रोशनी कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, किशोर ने कहा। उनकी आवाज़ स्पष्ट और सटीक थी, हालांकि अब उसमें वह पुराना रौब थोड़ा नरम पड़ गया था। उन्होंने कैनवस को गौर से देखा। शायद तुमने रंग तो सही पकड़े हैं, लेकिन ज्यामिति कुछ गड़बड़ है। मेहराब का कोण कुछ डिग्री इधर-उधर है। ईशान ने ऊपर नहीं देखा। वह अपनी उंगली के पोरों पर लगे कोबाल्ट ब्लू रंग के धब्बे को रगड़ रहा था। ज्यामिति वास्तुकारों के लिए होती है किशोर, मैं तो परछाईन के एहसास को चित्रित कर रहा हूँ। अगर मिजाज सही हो तो मेहराब का सीधा होना जरूरी नहीं। आज सुबह हवा में एक घुमाव सा महसूस हो रहा है ना? इससे पहले कि यह असहमति किसी ठोस बहस का रूप लेती, हेमा एक भारी पीतल की ट्रे लेकर आ गईं। इलायची और अदरक की खुशबू उमड़ पड़ी, जैसे गर्माहट का कोई बादल पत्थर की दीवारों की नमी को चीर रहा हो। उन्होंने माँ जैसी दृढ़ता के साथ ट्रे मेज पर रखी, जिससे चीनी मिट्टी के कप खनक उठे। बहुत हुआ नापतोल और मिजाज का खेल, हेमा ने एक जान की मुस्कुराहट के साथ कहा। उन्होंने सबको पास बुलाने का इशारा किया। चाय बिल्कुल सही तापमान पर है, और यह सुबह इतनी छोटी है कि तुम लोग कागज की एक लकीर पर बहस करते रहो। उन्होंने आवाज़ दी, नताली, प्रे, अपने बहीखातों से बाहर आओ। सूरज आखिरकार आंगन के बीचों बीच पहुंच गया है। नताली किताबों की दुकान के धुंधले भीतर से बाहर निकली। उनके पतले फ्रेम वाले चश्मे नाक पर नीचे खिसक आए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्हें किसी दूसरी सदी से यहाँ लाया गया हो। उनकी चाल में एक हिचकिचाहट थी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वे उस सन्नाटे को न तोड़ दें जिसे उन्होंने इतने समय से सहेज कर रखा था। वे घेरे में अपनी जगह ली और सहज रूप से भवानी समूह के किनारे पर बैठी थीं। उनका शरीर थोड़ा दूर की ओर झुका हुआ था, जैसे कोई ऐसा मेहमान जिसे रुकने का निमंत्रण पूरी तरह न मिला हो। वे उनकी आवाज़ों के इस ताने बाने को सुन रही थीं। किशोर की संक्षिप्त सटीकता, ईशान का बेताब उत्साह और नताली का धीमा फ्रांसीसी लहजा एक शांत गली में गूंजती ये एक अजीब सी सुरीली धुन थी अपनी गोद में। उन्हें उस पत्र का आभास याद है जब यह आंगन मुलाकातों का ठिकाना हुआ करता था। हेमा ने अपनी नज़रें उन पुरानी जर्जर दीवारों की ओर ले जाते हुए कहना शुरू किया, इससे पहले कि ये दुकानें पनाहगाह बन गईं और ये घर संग्रहालय, हम यहाँ ऐसी कहानियाँ साझा करते थे जो चांद के छतों पर चढ़ने तक चलती रहती थीं। हम उन बातों के बारे में चर्चा करते थे जिन्हें समय सारणी के खानों। किशोर थोड़ा हिला, उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। कहानियाँ सुखद होती हैं हेमा, लेकिन वे सटीक नहीं होती। ढांचा ही वह चीज़ है जो किसी समुदाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। बिना समय सारणी के सुबह महज समय का एक बहाव बनकर रह जाती है, और यही तो इसकी खूबसूरती है। ईशान ने चुनौती भरी मुस्कान के साथ पलटवार किया, कला इसी बहाव में जम लेती है। अगर तुम हर सेकंड का नक्शा बनाओगे तो तुम उस पल को खो दोगे जब रोशनी सुनहरे से चांदी जैसे रंग में बदलती है। किशोर, तुम सुबह की हड्डियों को तो देख रहे हो, लेकिन उसकी त्वचा को महसूस नहीं कर पा रहे। हवा में तनाव बढ़ गया, एक ऐसी रगड़ जिसने दोपहर की शांति को खतरे में डाल दिया। किशोर ने तर्कपूर्ण जवाब देने के लिए मुंह खोला। उसकी उंगली नीचे रखी घड़ी की ओर फड़फड़ाई। भवानी ने उस तनाव को एक शारीरिक दबाव की तरह महसूस किया, जैसे किसी सुरीली धुन में कोई बेसुरा स्वर बज उठा हो। उसे टकराव पसंद नहीं था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है। वह आगे झुकी, उसकी धीमी आवाज़ ने उस तनाव को किसी ठंडी बयार की तरह काट दिया। चाय से तपती मिट्टी पर गिरने वाली बारिश की महक आ रही है। उसने भाप की ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें वह खुशबू आ रही है? सिर्फ अदरक की नहीं, बल्कि अचानक हुई बारिश के बाद बगीचे की वह सौंधी महक। यह उन चीज़ों की महक है जो फिर से शुरू होती हैं। दोनों पुरुष ठिठक गए। यह बात इतनी सरल थी कि उसने उन्हें वर्तमान में वापस खींच लिया। किशोर ने पलकें झपकाईं और उसकी नज़र भवानी के साथ उस प्याले पर टिकी। उसने इलायची की खुशबू की एक गहरी सांस ली और उसके जबड़े की सख्ती गायब हो गई। उसने चाय को देखा, फिर भवानी को, और अंत में उस घड़ी को जिसे उसने भुला दिया था। उसके होंठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। हाँ बिल्कुल, किशोर ने धीरे से स्वीकार किया,
इसमें एक बहुत ही खास तरह के नवीनीकरण की महक है। ईशान ने अपनी पेंटिंग की ओर देखा, फिर समूह की ओर। उसने देखा कि हेमा का हाथ नताली के कंधे पर था, और जिस तरह भवानी की मौजूदगी ने चुपचाप उस पल को फिर से जोड़ दिया था, उसे एहसास हुआ कि उसने पिछला 1 घंटा सुबह को कागज़ पर कैद करने की कोशिश में बिताया था और अपने दोस्तों को महज एक चित्र के अंगों की तरह देखा था। एक निर्णायक हरकत के साथ ईशान ने अपना ब्रश पैलेट पर रख दिया। उसने न तो उसे धोया और न ही रंग को ढका, उसने बस उसे वहीं छोड़ दिया। उसने ईजल को पीछे धकेला और पूरी तरह से उस घेरे में शामिल हो गया। पेंटिंग अधूरी रह गई, बैंगनी फूल अभी गीला था, मेहराब टेढ़ा था, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। दोस्ती का यह जीवंत अनुभव किसी भी रंग से कहीं अधिक। काफी देर तक वे समय के एक साझा ठहराव में रहे। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर चर्चा की, स्थानीय शहर और इस बात पर कि कैसे फ्रेंच क्वार्टर एक ऐसे शहर के सपने जैसा लगता है जो कभी पूरी तरह से जागा ही नहीं। नताली हंसी, एक हल्की और हवा जैसी आवाज़, और पहली बार वह अपनी किताबों में नहीं सिमटी। वह आगे झुकी और अपने दादाजी की कहानियों की यादें साझा करने लगी। जैसे ही हंसी अपने चरम पर पहुंची, चूना पत्थर के फर्श पर एक गहरी परछाई फैल गई, जिसने सूरज की रोशनी को किसी खंजर की तरह चीर दिया। अचानक सब चुप हो गए और माहौल की गर्माहट पल भर में ओझल हो गई। सबकी नज़रें ऊपर उठीं। ऊपर बगल वाली इमारत की लोहे की नक्काशीदार बालकनी पर एक आकृति निश्चल खड़ी थी, गहरे नीले रंग की शॉल ओढ़े, जिसकी छत की ओट में चेहरा आधा छिपा था। उस अजंबी की नज़रें टिकी हुई थीं, एकदम स्थिर, सीधे। भवानी पर न कोई हाथ हिलाया, न कोई अभिवादन किया, बस एक भेदने वाली खामोश निगरानी थी, जो किसी ऐसे सवाल की तरह महसूस हुई जो 40 साल बाद पूछा गया। आराम कुर्सी का मखमली कपड़ा गहरे सुर्ख बैंगनी रंग का था, और जैसे ही भवानी उसमें धंसी, कपड़े की वह ठंडक उसकी जांघों को छूकर एक अनजाना सुकून दे गई। दोपहर की धूप अब अपनी दिशा बदल चुकी थी। फ्रेंच क्वार्टर की दीवारों की वह तीखी सफेदी अब ओझल हो गई थी, और उसकी जगह एक गाढ़े शहद जैसे सुनहरे रंग ने ले ली थी, जो लकड़ी के फर्श पर सिमट आया था। उसने उसके चारों ओर किताबों की उस दुकान ने जैसे एक लंबी और गहरी सांस ली हो। बालकनी पर मौजूद उस रहस्यमयी शख्स की वजह से जो तनाव था, वह पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन अब वह पृष्ठभूमि में कहीं सिमट गया था। जैसे छत के पंखे की दूर से आती धीमी गूंज, समूह के बीच एक साझा सन्नाटा छा गया था। ये अजंबियों का वह नाजुक सन्नाटा नहीं था जो बोलने से डरते हों। हेमा पीछे की ओर झुकी, उनकी खुली हथेलियां घुटनों पर टिकी थीं, और चेहरे पर एक गहरे संतोष का भाव था। उन्होंने पहले नताली को देखा, फिर दोस्तों के उस घेरे को, और उनकी नज़रें इस बात पर ठहर गईं कि कैसे वे सब स्वाभाविक रूप से इस छोटे से पवित्र स्थान पर सिमट आए थे। चीज़ों की हम योजना नहीं बनाते, उनमें एक अलग तरह का जादू होता है, हेमा ने कहा। उनकी आवाज़ गहरी और आगोश में लेने वाली थी, जैसे किसी ठंडी शाम में ओढ़ा गया ऊनी कंबल। उनके गले से एक धीमी सुरीली हंसी निकली जो उस खामोशी में गूंज उठी। मैंने पूरी सुबह इस चिंता में बिताई कि हमारे मोहल्ले की परंपराएं, मिठाई या मुस्कुराहट साझा करने जैसे सरल काम। नताली ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह चमड़े की जिल्द वाली इतिहास की किताबों की एक ऊंची अलमारी से टिकी हुई थी, और उसके तार वाले चश्मे उसकी नाक पर थोड़े नीचे खिसक आए थे। उसने उन्हें ऊपर नहीं चढ़ाया, वह बस उस समूह को देखती रही। उसके चेहरे पर एक झिझक भरी हैरानी थी। सालों तक उसने इन दीवारों को एक किले की तरह इस्तेमाल किया था, ताकि पुरुचेरी के अनिश्चित शोर को खुद। मुझे लगता था कि यहाँ सिर्फ किताबें ही बोल सकती हैं, नताली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में फ्रांसीसी लहजे की एक मीठी सी लहर थी। उसने हाथ बढ़ाकर पास रखी एक किताब की जिल्द को हल्के से छुआ। ये किसी संग्रहकर्ता की सावधानी नहीं, बल्कि एक स्नेह भरा स्पर्श था। लेकिन अब यह घर भरा भरा सा लगता है। अब यहाँ की खामोशी बदल गई है, अब इसमें एक गर्माहट है। भवानी ने अपनी आंखें मूंद लीं। बरसों बाद पहली बार खुद को सिकोड़ने और पीली दीवार के सहारे एक परछाई बन जाने की वह पुरानी आदत गायब हो गई थी। उसे अपना अस्तित्व पहली बार इतना ठोस और सुखद महसूस हुआ। उसने उन फूलों के बारे में सोचा जिन्हें वह हर सुबह बेचती थी, गेंदे और रात की रानी की वह महक, और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को एक पंखुड़। उसके पास बैठे किशोर ने अपना गला साफ किया। वह आवाज़ किसी व्यवधान जैसी नहीं, बल्कि एक विराम चिन्ह की तरह थी। वह अपनी जेबघड़ी को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे अपनी चिरपरिचित सैन्य सटीकता के साथ झटके से बंद नहीं किया। उन्होंने उसे खुला ही रखा, जिसकी सुनहरी परत एम्बर रोशनी में चमक रही थी,
और उनका अंगूठा घड़ी के डायल के घेरे पर धीरे धीरे एक ले लगता है, किशोर ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज़ से वह पुरानी तिखापन गायब था कि आज मेरा समय सारणी बेहद नाकाफी रहा है। मैंने आंगन से घर के भीतर आने के लिए ठीक 12 मिनट तय किए थे, फिर भी मैंने घंटों कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे उत्पादकता के पैमाने पर मापा जा सके। वे रुके और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। पिछले एक दशक में ईशान, जो चुपचाप हेमा के चेहरे पर पड़ती रोशनी का रेखाचित्र बना रहा था, धीरे से हंस पड़ा। उसने अपनी ड्राइंग पैड से नजरें नहीं हटाईं, लेकिन उसके रंगों से सने अंगूठे ने पन्ने के किनारे पर कोबाल्ट ब्लू रंग का एक धब्बा फैला दिया। पूरा समूह उस ठहरे हुए पल में सिमट गया, जैसे सबने एक साथ एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी हो, जिसने सेकंडों को मिनटों में। वह ध्वनि सुनाई दी, दूर मंदिर से आती एक धीमी और गूंजती हुई घंटी की आवाज़, जो इमारत के चूना पत्थर और लकड़ी के ढांचे में कंपन पैदा कर रही थी। वह एक संकेत था, एक याद दिलाता हुआ स्वर कि दिन का शिखर बीत चुका है और दुनिया अब धीरे धीरे शाम की ओर झुक रही है। घंटी की गूंज उठी और फिर धीरे धीरे ओझल हो गई। पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जिसमें यह ऐसा जैसे ही समूह धीरे धीरे हिलने डुलने लगा और फ्रेंच क्वार्टर की गलियों की ओर लौटने की तैयारी करने लगा। भवानी के मन में एक अचानक और तीव्र इच्छा जागी। उसने अपनी सूती साड़ी की तहों में हाथ डाला और कागज की वह छोटी सी पीली पर्ची निकाली जिसे वह सुबह से अपने पास रखे हुए थी। वही रहस्यमयी नोट जिसने उसे पहली बार इस मुलाकात की ओर धकेला था। उसने उसे उस 40 साल पुराने खत के बगल में रख दिया, जो उसे पुरानी किताब के पन्नों के बीच दबा हुआ मिला था। भवानी ठिठक गई। वह आगे की ओर झुकी और सिर तिरछा कर स्याही को गौर से देखने लगी। पुराने खत की स्याही फीकी पड़ चुकी थी, एक धुंधले भूरे रंग की तरह, जबकि इस नए नोट की स्याही गहरी नीली और ताज़ा थी। लेकिन अक्षरों की बनावट का वह सुंदर घुमाव, ती को काटने वाली वह हल्की सी नीचे की ओर झुकी लकीर और स्वरों के बीच का वह लेबद्ध अंतराल बिल्कुल एक जैसा था। यम उसकी सांसें थम गईं। उसने ऊपर देखा, उसकी नज़रें पहले छत की ओर गईं और फिर उन संकरी सीढ़ियों की तरफ जो इमारत की ऊपरी मंजिलों की ओर जाती थीं। वह नीली शॉल ओढ़े हुए शख्स महज कोई राहगीर या उत्सुक पड़ोसी नहीं था, वह इंसान अब भी यहीं था, शायद उनसे कुछ ही फीट ऊपर, एक ही हवा में सांस ले रहा था और कमरे से ओझल होती उसी सुनहरी रोशनी को देख रहा था। भवानी को अपनी गर्दन पर एक सिहरन सी महसूस हुई। मखमली कुर्सी का वह आराम अचानक एक जाल जैसा लगने लगा और किताबों की दुकान की वह खामोशी, जो अब तक कितनी सुकुंदे थी, अब किसी की रुकी हुई सांस की तरह महसूस होने लगी। उसने खत को देखा और फिर छत की ओर। सच्चाई अब उसके सामने एक ठंडी और धातु जैसी पैनी स्पष्टता के साथ उभर आई थी। यह रहस्य अतीत का कोई अवशेष नहीं